हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फोटोशॉप का बेसिक टू एडवांस कोर्स। अगर आप फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो ये कोर्स फोटोशॉप का आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज, हम फोटोशॉप के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में और फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में सीखते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिसेंट प्रीसेट्स दिए हुए हैं। रिसेंट मतलब आपने अभी अभी काम किया है उस प्रीसेट्स पे। सेव्ड में जाओगे तो यहाँ पे सेव प्रीसेट्स आएंगे। आप आपका खुद का प्रीसेट सेव कर सकते हो। फोटो के प्रीसेट्स दिए हुए हैं, प्रिंट के प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो के प्रीसेट्स दिए हुए हैं। तो मैं रिसेंट में जाके मेरा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। प्रीसेट्स डिटेल में आप जाओगे तो यहाँ पे आप आपके फाइल का नाम दे सकते हो। यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे विड्थ आप दे सकते हो, हाइट दे सकते हो। ओरिएंटेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका विड्थ और हाइट स्वैप हो जाएगा। अगर आपको फाइल आर्टबोर्ड में चाहिए तो आप आर्टबोर्ड पे क्लिक कर सकते हो। रिजोल्यूशन से यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रिजोल्यूशन आप 72 पर ही रखो। यहाँ पे पिक्सल पर इंच है, पिक्सल पर सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपके कुछ यूनिट्स है, पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट, पिकास। आप जो चाहे वो यूनिट ले सकते हो। मैं यहाँ पे पिक्सल ले रहा हूँ। कलर मोड में यहाँ पे RGB कलर मोड है, ग्रे स्केल है, बिट मैप, CMY के कलर है, ब्लैक कलर है। बिट में यहाँ पे 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट है। तो मैं यहाँ पे 8 बिट ले रहा हूँ। बैकग्राउंड कंटेंट्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे वाइट, ब्लैक बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर कोई भी ले सकते हो। ट्रांसपेरेंट ले सकते हो, कस्टम यानी मतलब आप जो चाहे वो कलर आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। यूजुअली मैं वाइट बैकग्राउंड ही लेता हूँ। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ और ये आपका यहाँ पे कैनवा यहाँ पे आ गया है। फोटोशॉप में हम इसको कैनवा कहते हैं और इलिस्ट्रेटर में हम इसको आर्टबोर्ड कहते हैं। लेकिन अगर आप फाइल में न्यू में जाओगे और आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये देखिए आर्टबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपके कुछ टूल्स दिए हुए हैं। अगर आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये सिंगल कॉलम में आ जाएगा और फिर से आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डबल कॉलम में आ जाएगा। मैं इसको डबल कॉलम में ही रखता हूँ। और अगर आप किसी भी टूल पर अगर आपका माउस का कर्सर रखोगे तो ये देखिए यहाँ पे मूव टूल, वॉच क्विक वीडियो। सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ तो वॉच क्विक वीडियो मतलब ये एक लर्निंग वीडियो है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये इस टूल के बारे में जानकारी देगा। यहाँ पे आपके कुछ पैनल्स दिए हुए हैं, कैरेक्टर पैनल है, पैराग्राफ पैनल है, प्रॉपर्टीज का पैनल है, लेयर पैनल है। तो मैं इस पैनल्स को यहाँ पे ऐसे निकाल सकता हूँ यहाँ पे, और किसी भी पैनल को किसी भी पैनल के साथ ऐसे चिपका सकता हूँ। ये देखिए कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल एक हो गया अभी। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पैनल्स गायब हो गए हैं, जैसे मैंने अभी अब बंद कर दिया, और अगर आपको रीसेट करना है वर्क स्पेस, आप विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके आपका जो वर्क स्पेस है वो उसको आप रीसेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके रीसेट वर्क स्पेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप आपका वर्क स्पेस आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। अगर आप विंडो में जाते हो, वर्क स्पेस में जाते हो, तो यहाँ पे कुछ वर्क स्पेस दिए हुए हैं, जैसे इसेंशियल्स है, 3D है, ग्राफिक एंड वेब है, मोशन है, पेंटिंग है। अगर आप फोटोज को एडिट कर रहे हो तो फोटोग्राफी का वर्क स्पेस ले सकते हो। तो आप आपका नया न्यू वर्क स्पेस भी आपका क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं न्यू वर्क स्पेस करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय वर्क स्पेस 1, यहाँ पे मैं माय वर्क स्पेस 1 नाम दे रहा हूँ। और अगर आप विंडो में जाओगे तो ये देखिए आपका माय वर्क स्पेस 1 यहाँ पे
आ गया है। अगर आप कंट्रोल प्लस प्रेस करते हो तो ये जूम इन होगा, और कंट्रोल माइनस करते हो तो जूम आउट होगा। अगर आप अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील माउस का अप करते हो तो जूम इन होगा, और अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल व्हील डाउन करते हो तो आपका कैनवास जूम आउट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर अनटाइटल्ड @60.6% RGB दिया हुआ है, तो ये 60.6% आपका जूम लेवल है। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 66.7% आ गया है। फिर से जूम करता हूँ तो 73.3% ये आपका जूम लेवल है। अगर आपको आपकी इमेज को एक्चुअल साइज पे देखना है तो आपको उसको 100% लेवल जूम लेवल पे देखना पड़ेगा। 100% जूम लेवल जो होता है वो आपके इमेज का एक्चुअल साइज होता है, और 100% साइज पे आपको पता चलता है कि आपका इमेज ज़्यादा पिक्सेलेट हो रहा है, ज़्यादा खराब हो रहा है, या पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप 100% से ज़्यादा जूम करते हो तो आपका इमेज ऑब्वियसली पिक्सेलेट होगा ही, क्योंकि जेपीजी और पीएनजी ये रास्टर इमेजेस होते हैं, और उसका एक्चुअल साइज आपको 100% जूम लेवल पर ही दिखता है। मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे मूव टूल है और सिलेक्शन टूल है। मैं सिलेक्शन टूल से एक सिलेक्शन बनाता हूँ। इस सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो भी सिलेक्शन हमने बनाई है वो हमारा एक्टिव एरिया है। अभी हम जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर ही होगा। जो भी एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वो अभी एक्टिव है, और इतने पिक्सल्स अभी सिलेक्ट हुए हैं। मूव टूल चीज़ों को मूव करने के लिए आता है। यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पैनल है वो है लेयर्स पैनल। अगर मैं ब्रश टूल लेके यहाँ पे कुछ पेंट करता हूँ और मुझे अगर इसको मूव करना है तो ये मूव नहीं होगा, ये एक एरर दिखाएगा। अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं न्यू लेयर लूँगा, और न्यू लेयर पे पेंट करके इसके बाद मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अगर आपको चीज़ों को मूव करना है तो आपको न्यू लेयर लेना पड़ेगा, और फिर उस पर कुछ भी आप बना सकते हो, पेंट कर सकते हो, और फिर उसको आप मूव कर सकते हो। आप आपके आर्टबोर्ड पे जो भी चीज़ बनाते हो, अगर आपको उसको मूव करना है या उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको न्यू लेयर लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसको मूव कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेयर्स को आप ऐसे डिलीट कर सकते हो यहाँ पे ड्रैग करके। यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं। ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर है और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। अगर आप इसके नीचे देखोगे तो ये डिफ़ॉल्ट कलर्स है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ब्लैक और वाइट डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। मैं सिलेक्शन टूल पे जाके एक सिलेक्शन बनाता हूँ, और ये जो सिलेक्शन है वो आपका एक्टिव एरिया है। आप जो भी काम करोगे वो इसके अंदर ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं ब्रश टूल से कुछ बाहर पेंट करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रश टूल लेता हूँ और सिलेक्शन में पेंट करता हूँ तो ये सिलेक्शन के अंदर ही पेंट होगा, सिलेक्शन के बाहर पेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्टिव एरिया जो है वो ये सिलेक्शन है। आप जिस भी टूल पे सिलेक्ट करोगे उसका प्रॉपर्टी बार ऊपर आ जाएगा। मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे ऊपर आ गया है। मैं ब्रश टूल पे सिलेक्ट करता हूँ तो ब्रश टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आ गया है। तो मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, और इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन है। न्यू सिलेक्शन का मतलब होता है मैं कोई भी सिलेक्शन बनाता हूँ और उसके बाद दूसरी एक सिलेक्शन बनाता हूँ तो पीछे वाली सिलेक्शन जो है वो डिलीट हो जाएगी। मैंने दूसरी जो सिलेक्शन बनाई और तीसरी फिर से मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ तो दूसरी वाली गायब हो गई। चौथी एक सिलेक्शन बना रहा हूँ तो तीसरी वाली गायब हो गई। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब होता है मैं अगर कोई सिलेक्शन बनाता हूँ और दूसरी सिलेक्शन बनाता हूँ तो पहली वाली भी रहेगी, दूसरी वाली भी रहेगी, मैं तीसरी सिलेक्शन बनाता हूँ। आप जितने भी सिलेक्शन बनाते जाओगे उतनी सिलेक्शन वो उसके साथ ऐड होती जाएंगी। और अगर मैं इसके ऊपर एक सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये भी उसके साथ ऐड हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब होता है मैंने यहाँ पे दो सिलेक्शन बनाई है और मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाता हूँ और
यहाँ पे इतना पार्ट मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी पार्ट इसमें रहेगा। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब होता है अगर मैंने कोई सिलेक्शन मैं यहाँ पे 3 सिलेक्शन यहाँ पे बनाता हूँ और मैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन पे जाता हूँ और इतना पार्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ और इन तीनों में से जो कॉमन पार्ट है वो उसमें रहेगा और बाकी पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको हर बार सिलेक्शन टूल में जाके प्रॉपर्टी बार में जाके न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप शॉर्टकट्स का यूज़ करो। अगर आपको ऐड टू सिलेक्शन करना है तो आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये इसके साथ ऐड टू सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन हो जाएगा और अगर मैं अल्ट प्लस शिफ्ट दोनों प्रेस करता हूँ तो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ और अगर मुझे इसमें कलर फिल करना है तो मैं पेंट बकेट टूल से यहाँ पे कलर फिल कर सकता हूँ, ग्रेडियंट टूल से यहाँ पे कलर फिल कर सकता हूँ, या मैं शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकता हूँ। अल्ट बैकस्पेस से आप फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हो और कंट्रोल बैकस्पेस से आप बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हो। आप कंट्रोल डिलीट से भी कलर फिल कर सकते हो और अल्ट डिलीट से भी कलर फिल कर सकते हो। फोटोशॉप में डिलीट और बैकस्पेस एक ही काम करता है। अगर आपने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई है और आप अल्ट बैकस्पेस करके फोरग्राउंड कलर फिल करते हो तो पूरे कैनवा पे कलर फिल हो जाएगा। अगर आपने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई है और मैं यहाँ पे अल्ट बैकस्पेस करके फोरग्राउंड कलर फिल करता हो तो पूरे कैनवा पे कलर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सिलेक्शन बनाते हो और आप अल्ट बैकस्पेस करके फोरग्राउंड कलर फिल करते हो तो वो सिलेक्शन में ही कलर फिल हो जाएगा। अगर आपने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई है और आप कंट्रोल बैकस्पेस या अल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल करते हो तो पूरे लेयर पे कलर फिल हो जाएगा क्योंकि आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं बनाई है। अगर आप कोई सिलेक्शन बनाते तो आपके सिलेक्शन में कलर फिल हो जाता। मैं सिलेक्शन टूल में जाता हूँ और सिलेक्शन टूल में आप यहाँ पे देख सकते हो फेदर दिया हुआ है, तो मैं फेदर की वैल्यू इसमें 40 देता हूँ और सिलेक्शन बनाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो राउंड टाइप आ गई है। और अगर इसमें मैं अल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कलर बहुत ही सॉफ्ट सा फील हो गया है। और अगर आप इसके बाद कोई भी सिलेक्शन बनाओगे तो वो राउंड टाइप ही आएगी क्योंकि आपने इसमें फेदर दिया है। तो अगर आपको फेदर नहीं चाहिए और शार्प सिलेक्शन चाहिए तो आप इसको फेदर को 0 कर दो और उसके बाद जो भी आप सिलेक्शन बनाओगे वो शार्प आ जाएगी। मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी फेदर का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स का फेदर दे रहा हूँ और इसमें फेदर आ गया है। मैं अल्ट बैकस्पेस करके इसमें कलर फिल करता हूँ तो इसमें फेदर आ गया है। लेकिन मैं इसके बाद जो सिलेक्शन बनाऊंगा वो शार्प ही आएंगी क्योंकि आपको फिर से राइट क्लिक करके इसको फेदर देना पड़ेगा। मैं इसमें फेदर दे रहा हूँ 30 पिक्सल्स का, तो इसमें फेदर आ गया है। अगर आप किसी भी टूल पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और सिलेक्शन बनाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो ये उसी टूल के ऑप्शंस आपको दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ब्रश टूल पे जाता हूँ और कुछ पेंट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो आपको ये ब्रश टूल के ही ऑप्शंस दिखाएगा। अब हम देखेंगे कि लेयर्स को डिलीट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लेयर लेता हूँ और इसमें एक सिलेक्शन बनाता हूँ और इसमें ऑल्ट बैकस्पेस करके फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ। मैं फिर से एक लेयर लेता हूँ और यहाँ पे ब्रश टूल से कुछ पेंट करता हूँ। मैं और एक लेयर लेता हूँ और ब्रश टूल से मैं यहाँ पे रेड कलर लेके मैं यहाँ पे कुछ पेंट करता हूँ। आप लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, यहाँ से आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि लेयर्स को डिलीट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले रहा हूँ और ब्रश टूल पे जाके कुछ पेंट करता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे लेयर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ब्लू कलर लेता हूँ
और फिर से कुछ पेंट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी 2 लेयर्स बन गई है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लेयर को यहाँ पे ड्रैग करके डिलीट कर सकता हूँ, या आप सीधे बैकस्पेस करके लेयर को डिलीट कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन टूल पे जाते हो और यहाँ पे स्टाइल में नॉर्मल है, फिक्स्ड रेशो है और फिक्स्ड साइज है। नॉर्मल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप किसी भी साइज का सिलेक्शन बना सकते हो। यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, किसी भी साइज का आप सिलेक्शन बना सकते हो। लेकिन अगर आप स्टाइल में जाते हो और फिक्स्ड रेशो में जाते हो तो यहाँ पे मैं 2/2 का रेशो देता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये आपको एक स्क्वायर बना के देगा। और अगर मैं यहाँ पे 4/2 का रेशो देता हूँ तो आपको ये एक रेक्टेंगल बना के देगा। स्टाइल में यहाँ पे फिक्स्ड साइज है, मैं यहाँ पे फिक्स्ड साइज में 400 बाय 400 पिक्सल का हाइट और विड्थ देता हूँ। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे 400 विड्थ और 400 हाइट का यहाँ पे एक स्क्वायर बन चुका है। आपको सिर्फ क्लिक करना है और आप इसको, अगर आप इस सिलेक्शन पे क्लिक करते हो और आप इसको मूव भी ऐसे कर सकते हो। रेक्टेंगुलर मार्की टूल से आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना सकते हो और एलिप्टिकल मार्की टूल से आप राउंडेड सिलेक्शन बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मुझे एक स्क्वायर बनाना है, प्रॉपर स्क्वायर बनाना है, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा और आपको सिलेक्शन बनानी होगी, तो एक प्रॉपर आपको स्क्वायर बना के देगा। मैं फिर से यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल पे जाता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके कोई सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये एक प्रॉपर सर्कल आपको बना के देगा। मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक सिलेक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट इन्वर्स करता हूँ और यहाँ पे अल्ट बैकस्पेस करके कलर फिल करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो सिलेक्शन के बाहर का एरिया था वो सिलेक्ट हो गया है और उसमें कलर फिल हो गया है। सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए आप कोई भी सिलेक्शन बना के उस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स कर सकते हो, या आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो Ctrl+Shift+I। और अगर आप फोरग्राउंड कलर फिल करते हो अल्ट बैकस्पेस करके, जो सिलेक्शन आपने इन्वर्स की है उसमें कलर फिल हो जाएगा। सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए आप सिलेक्शन टूल पे जा सकते हो, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन बना सकते हो और यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स कर सकते हो और अल्ट बैकस्पेस करके आप फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन के जो बाहर का एरिया था वो सिलेक्ट हो गया है और उसमें कलर फिल हो गया है। मैं फिर से यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ और मुझे इसको डीसिलेक्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर से एक सिलेक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ और Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्शन आपकी डीसिलेक्ट हो जाएगी। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।